साल 1894 लास्ट बेंच पर बैठे एक 16 साल के जर्मन बच्चे ने अपने टीचर से एक सवाल पूछा। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय टीचर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। इस बच्चे का नाम था अल्बर्ट हरमन आइंस्टाइन। अब आइंस्टाइन उस वक्त क्लास के बाहर तो चले गए, लेकिन उनके दिमाग में वो सवाल फिर भी घूमता रहा। सवाल था कि लाइट की स्पीड से भागने पर दुनिया आखिर कैसे दिखाई देगी। अब सुनने में ये काफी बचगाना सा सवाल लग रहा है, राइट? जैसे कि लायन और टाइगर में कौन जीतेगा। लेकिन यही बचगाना सा सवाल न्यूटन जैसे जीनियस साइंटिस्ट के पूरे ग्रेविटेशनल थ्योरी के ही फाउंडेशन को हिलाकर रख देने वाला था और फिजिक्स की सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी रिलेटिविटी को क्रिएट करेगा। सो आखिर कैसे आइंस्टाइन ने इस सिंपल से सवाल को एक पूरे न्यू कॉन्सेप्ट वाली थ्योरी में बदल दिया। और आइंस्टाइन को न्यूटन की थ्योरी में ऐसी क्या खामियां दिखाई दी जिसकी वजह से जो थ्योरी 200 सालों तक हर कोई तकदीर का लिखा समझ के मान रहा था वो गलत साबित हो गई। अब आई नो ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि यार ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी, ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज कोई कैसे सोच सकता है? इन साइंसदानों का दिमाग आखिर चलता कैसे है? क्या मैं भी ऐसा कुछ सोच सकता हूँ? अगर हाँ तो कैसे? वेल, आज आपको ना आइंस्टाइन की कहानी से समझ आएगा कि इनके इस पूरे थ्योरी का क्रिएशन और एवोल्यूशन आखिर कैसे हुआ। वो डीप आइडियाज उन्हें कैसे और किस तरह से आए जिन्होंने इन्हें वो सच्चाई दिखा दी जो करोड़ों लोग कभी भी नहीं देख पाए। और इसीलिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीइंग अ साइंस एंथुसियास्ट मैंने जब आइंस्टाइन की कहानी पढ़ी मुझे पर्सनली काफ़ी हैरानकुन लगी, जिसने मुझे इस दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखने के लिए इंस्पायर कर दिया। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। अब क्यूरियस माइंड्स, शुरुआत में ना मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी जो ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करती है वो न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से ही इजाद हुई है। सो लेट मी टेल यू, यू गाइज आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी असल में न्यूटन की ऐसी दो थ्योरी से इजाद हुई है जिनका ग्रेविटी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो हुआ यूं, न्यूटन ने अपने टाइम में 3 फंडामेंटल थ्योरीज को दुनिया के सामने रखा था। पहली थ्योरी ग्रेविटी, जिसके मुताबिक 2 बॉडीज जिनमें भी मैस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी थ्योरी पार्टिकल थ्योरी, जिसके हिसाब से लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स या कॉर्पसल्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। और तीसरी थी रिलेटिविटी। यस, न्यूटन ने भी रिलेटिविटी की एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक अगर 2 गाड़ियां सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक दूसरे को रुकी हुई नजर आएंगी, लेकिन वहीं पर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो उनकी स्पीड दुगनी नजर आएगी। इन शॉर्ट, स्पीड या मोशन रिलेटिव है। हर चलती हुई चीज की स्पीड आपके खुद की स्पीड पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों ही थ्योरीज काफी अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि ग्रेविटी लाइट और मोशन को एक्सप्लेन करती हैं, इनका पहली नजर में एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन ही नहीं नजर आता। बट यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट, ये तीनों भी अनरिलेटेड थ्योरीज आइंस्टाइन के टाइम तक आते आते कंबाइन होकर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को क्रिएट करने वाली थी। दरअसल इन तीनों थ्योरीज को कंबाइन होने की शुरुआत साल 1678 में ही हो गई थी, जब डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हुइगन्स ने न्यूटन की लाइट कॉर्पस्कुलर थ्योरी को चैलेंज किया। न्यूटन के हिसाब से लाइट कॉर्पसल्स यानी कि छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में ट्रेवल करती है, पर हुइगन्स के हिसाब से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड होती है और इसीलिए इसे पार्टिकल नहीं बल्कि एक वेव के रूप में ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ह्यूजेंस के पास उस वक्त अपनी थ्योरी को प्रूव करने का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, इसीलिए उनकी थ्योरी को अगले 100 सालों तक किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। अनटिल 1801 जब एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने ह्यूजेंस की वेव थ्योरी को अपने फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया। यंग ने बेसिकली लाइट को 2 स्लिट से पास करके उन्हें एक स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया और देखा कि स्लिट से निकल रही दोनों ही लाइट बीम्स आपस में मिलकर एक वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स दिखा रही हैं। यानी कि पहली बार यंग के एक्सपेरिमेंट ने न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित करके ये प्रूव कर दिया कि लाइट इंडीड एक वेव है। बट वेट, लेट्स होल्ड ऑन अ बिट ओवर हियर। वी ऑल नो कि किसी भी वेव को ट्रेवल करने के लिए पानी या हवा जैसा एक मीडियम की जरूरत होती है। ऐसे में आउटर स्पेस में तो सिर्फ वैक्यूम है, तो फिर लाइट वहां पर ट्रेवल कैसे करती होगी? यही सवाल उस वक्त कई सारे साइंसदानों को परेशान कर रहा था। अब इसके जवाब में
कुछ साइंसदानों के ग्रुप ने यह हाइपोथेसाइज किया कि जहां से लाइट जमीन पर आती है, इस स्पेस मीडियम के विदिन एक फील्ड मौजूद है जो ना ही हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, पर इस मीडियम के थ्रू लाइट ट्रैवल करती है। इस मीडियम को नाम दिया गया लुमिनिफरस ईथर। अब जैसे कि मैंने कहा, यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, अब तक एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ था, और इसीलिए इसी नज़रिए को रखने वाले ग्रुप के दो साइंटिस्ट अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मोरले ने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एंड यू वुड नॉट बिलीव, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स इतने एम्बेरसिंग थे कि इसे अब तक का द ग्रेटेस्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट माना जाता है। देखो, माइकलसन और मोरले की थ्योरी काफ़ी सिंपल थी। इनके मुताबिक अगर ईथर है और वो एक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में जो लाइट ईथर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तब उसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, और वहीं पर जब वो ईथर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सादा अल्फाज में माइकलसन और मोरले ने यह सोचा कि अगर हम लाइट की स्पीड चेंज होती है, इसे प्रूव कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ईथर का एग्जिस्टेंस भी प्रूव हो जाएगा। पर इनके सामने ऑफ कोर्स यही सवाल था कि इसे प्रूव कैसे करें। तब इन्हें रियलाइज हुआ कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों लाइट वेव्स एक ही डायरेक्शन और एक ही स्पीड से आने की वजह से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे थे। अब ऐसे में अगर दो अलग अलग स्पीड की लाइट वेव्स एक दूसरे से टकराएंगी तो इनके बीच बनने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न को ब्रेक होना चाहिए, और अपने इसी अजम्पशन को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने लाइट वेव्स को दो अपोजिट डायरेक्शन में भेजा और इन्हें मिरर से रिफ्लेक्ट किया ताकि वो दोबारा एक ही पॉइंट पर आकर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएं। पर जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, वंस अगेन दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। उन्हें दोनों लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं नजर आया। यानी कि इससे दो अहम बातें प्रूव हो गई। पहला ये कि लुमिनिफरस ईथर जैसा कोई मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और दूसरा ये कि लाइट हमेशा सभी डायरेक्शंस में एक ही स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। विच मीन्स ऑल इन ऑल जिस ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसी की वजह से ईथर का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए डिसप्रूव हो गया। लेकिन जैसे ही माइकलसन और मोरले ने यह प्रूव किया कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, वैसे ही न्यूटन की दूसरी अनपॉपुलर थ्योरी रिलेटिविटी ने दोबारा से कम बैक कर लिया, और इसी वजह से आगे चल के आइंस्टाइन को खुद की एक रिलेटिविटी की नई थ्योरी क्रिएट करनी ही पड़ी। 1905 में आइंस्टाइन के मन में ख्याल आया कि न्यूटन के हिसाब से स्पीड रिलेटिव होती है, मींस मैं जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ वो सेम स्पीड से अगर कोई सामने आ जाएगा तो उसकी स्पीड मुझे डबल परसीव होगी। सो लेट्स से मैं लाइट की बीम पर बैठकर ट्रैवल करता हूँ और सामने से एक दूसरी बीम ऑफ लाइट आती है, तो उसकी स्पीड भी मुझे डबल परसीव होनी चाहिए, राइट। पर अभी अभी जस्ट हमने देखा कि माइकलसन और मोरले ने यह प्रूव किया कि लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, विच मीन्स अगर लाइट की स्पीड डबल होती है तो वो कांस्टेंट नहीं है, और अगर वो कांस्टेंट है तो स्पीड रिलेटिव नहीं है। यानी कि क्लियरली अगर एक चीज को सही मानो तो दूसरी चीज ब्रेक हो रही है और एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सही है और कौन गलत? इसके लिए आइंस्टाइन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही एक ट्रेन को इमेजिन किया जिसके दोनों एंड पॉइंट्स पर लाइट फ्लैश हो रही है। अब ऐसे में जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तब उन्हें दोनों लाइट्स एक ही वक्त पर फ्लैश होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जब आइंस्टाइन उसी सेम ट्रेन में सवार होंगे तब उन्हें ट्रेन के पहले डब्बे की लाइट पहले फ्लैश होते हुए दिखाई देगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले डब्बे से आ रही लाइट बीम को आइंस्टाइन की पोजीशन तक ट्रैवल करने के लिए कम लाइट डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, और आखिरी डब्बे से आ रही लाइट जिसको आइंस्टाइन तक उल्टा आना है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। मींस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आइंस्टाइन ने देखा कि सिर्फ दो अलग पर्सपेक्टिव्स या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर लाइट की स्पीड अलग अलग निकल कर आ रही है। लेकिन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है ना, तो फिर एग्जैक्टली बदल क्या रहा है? वेल, आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर स्टेशन पर खड़े रहने पर दोनों लाइट एक ही टाइम पर पहुंच रही हैं और ट्रेन में बैठने पर दोनों लाइट अलग अलग टाइम पर आ रही हैं, तो व्हाट इफ टाइम इज दैट थिंग जो एक्चुअल में बदल रहा है। और बस यहीं पर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्रिएशन हुआ, जिसके मुताबिक जितना तेजी से हम स्पेस में ट्रैवल करेंगे उतना ही टाइम हमारे लिए स्लो होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा
कि हमारी स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि तब हमारे लिए टाइम पूरे तरीके से ही स्टॉप हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग तरीके से काम करता है। पर देयर वाज अ ट्विस्ट। आप देख सकते हो कि ये अपने आप में ही कितनी आयरोनिक बात है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी चीज़ का जनरल वेरिएंट पहले आता है और फिर उसके बाद उसका स्पेशल वेरिएंट आता है, लेकिन ये शायद इकलौती ऐसी थ्योरी है जहाँ पर स्पेशल वेरिएंट की वजह से इसका जनरल वेरिएंट आया। अब सवाल ये आता है कि आखिर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे बनी। 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कर दिया था, लेकिन वो खुद अपनी थ्योरी से पूरे तरीके से सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनकी बनाई स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी ये तो बता पा रही थी कि लाइट की स्पीड पर टाइम स्टॉप होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा उसके पीछे का मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। यानी कि आइंस्टाइन भी इसी उलझन से गुजर रहे थे जिससे 200 साल पहले न्यूटन गुजरे थे। उनकी थ्योरी में भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जो वो पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि इसका रीज़न, इसका ओरिजिन क्या है। जैसे न्यूटन ग्रेविटी पैदा कैसे होती है ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। आज हम जानते हैं कि दोनों ही चीज़ों के क्यों का जवाब है स्पेस टाइम फैब्रिक का कर्वेचर, बट उस वक्त आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों इस बात से अनजान थे और इसीलिए बहुत ही जल्द न्यूटन की ग्रेविटी और आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी मर्ज होने वाली थी। बस सिर्फ आइंस्टाइन को ये बात समझने के लिए 10 साल लगने वाले थे। दरअसल आइंस्टाइन ने अपने आप से सवाल किया, सपोज आप एक खाली रास्ते पर चल रहे हो, तब आपकी स्पीड कब कम होगी? ऑब्वियसली जब आपके सामने गड्ढे या किसी किस्म का रेजिस्टेंस होगा। सो व्हाट इफ टाइम भी एक मीडियम से ट्रेवल करता है जो उसकी रफ्तार को इफेक्ट करता है। और बस फिर इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक स्पेस टाइम फैब्रिक टाइप के हाइपोथेटिकल मीडियम को इमेजिन किया, जिसकी बनावट टाइम को फास्ट और स्लो करने की काबिलियत रखती थी। इससे इमीडिएटली 2 प्रॉब्लम सॉल्व हुए। पहला ये कि न्यूटन की थ्योरी में मैस और ग्रेविटी के बीच का क्या रिलेशनशिप है, वो जो प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी वो सॉल्व हो गई। और सेकेंडली लाइट को कांस्टेंट रखते हुए टाइम क्यों स्लो होगा उसका भी जवाब मिल गया। बेसिकली उन्होंने सोचा कि प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स और मून जैसे सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनका भी कॉन्सेंट्रेटेड मैस है वो सभी स्पेस टाइम फैब्रिक में गड्ढे क्रिएट करते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट उस गड्ढे में गिरेगा तब हमें ऐसा लगेगा कि एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मींस इस विजुअलाइजेशन से आइंस्टाइन ने ये जवाब दे दिया कि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों और कैसे करती है। इसके साथ इस गड्ढे वाले कर्व्ड स्पेस टाइम फैब्रिक से जब कोई तेज चीज़ जैसे कि लाइट ट्रैवल करती है तब उसे फ्लैट स्पेस टाइम के मुकाबले ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, और क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और इसीलिए इस कर्व्ड स्पेस टाइम से गुजरते वक्त लाइट के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कैसे एक सिंपल से थॉट की मदद से आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन की ग्रेविटी इन दोनों के मैकेनिज्म को आसानी से एक्सप्लेन कर दिया। अब ज़रूरत थी इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने की। इसके लिए साल 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी, लाइट और स्पेस टाइम के आपस के कनेक्शन को मैथमेटिकली प्रूव किया। लेकिन मे भी आपको ये पता नहीं होगा, मैथमेटिकल प्रूव्स के साथ साथ आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली जीटीआर थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया। उन्होंने जनरल रिलेटिविटी की मदद से एक ऐसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जो पिछले 200 सालों से कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया था। सो बात ऐसी है कि जब न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर अप्लाई की गई तब न्यूटन ने देखा कि उनकी थ्योरी बाकी सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रही थी, एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। क्योंकि जब एस्ट्रोनॉमर्स ने मर्करी को ऑब्जर्व किया तब उन्होंने देखा कि मर्करी का ऑर्बिट हर 100 सालों में एक स्पेसिफिक एंगल से टिल्ट हो रहा है, लेकिन न्यूटन के कैलकुलेशन में ऐसा कोई भी टिल्ट प्रिडिक्ट नहीं किया गया था। यानी कि क्लियरली मर्करी के केस में न्यूटन के प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स उसके ऑब्जर्व्ड रिजल्ट से मैच नहीं हो रहे थे। अब इस प्रॉब्लम को कई साइंसदानों ने सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सभी फेल हो रहे थे। अब ऐसे में जब आइंस्टाइन ने फिर मर्करी के ऑर्बिट पर अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स और इक्वेशंस अप्लाई किए तब उनके रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड रिजल्ट से हूबहू मैच हुए, और इसीलिए आइंस्टाइन ने इसे एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने पेपर को पब्लिश किया। इनफैक्ट पेपर पब्लिश होने के 4 साल बाद 1919 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट
ऑर्थर एडिंगटन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दूसरे फिनोमेना यानी ग्रेविटी की वजह से लाइट का बेंड होना उसे भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया, जिसमें उन्होंने पता लगाया कि सन के पीछे जो स्टार्स हैं वो जहाँ पर एक्चुअली हैं वहाँ पर हमें दिखते ही नहीं हैं, वो इससे कुछ डिग्रीज दूर नजर आते हैं। यानी कि सन की ग्रेविटी की वजह से इन स्टार्स की लाइट हम तक बेंड होकर पहुंच रही है। और यही वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सही मानते हुए उनकी थ्योरी को एक लैंडमार्क थ्योरी के तौर पर कंसिडर कर दिया। और ग्रेविटी के इस यूनिक एक्सप्लेनेशन ने आइंस्टाइन को एक जीनियस के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। अब अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आपने समझा होगा कि कहीं पर भी हमने ऐसा नहीं कहा कि न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पूरे तरीके से गलत थी। इनफैक्ट आइंस्टाइन खुद भी ये नहीं मानते थे। जस्ट सिर्फ पॉइंट ये था कि न्यूटन की थ्योरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन रखती थी और इस एरिया के बाहर के ऑब्जर्वेशंस को ठीक तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी। इनकी थ्योरी में कई मिसिंग लिंक्स थे जिसे आइंस्टाइन ने आइडेंटिफाई किया और अपनी न्यू एंड अपडेटेड थ्योरी से सॉल्व किया और अपने एरिया ऑफ एप्लीकेशन को बढ़ा दिया। एंड इन माय ओपिनियन यही आइंस्टाइन को दूसरे साइंसदानों से अलग बनाता है। उन्होंने इन फंडामेंटल थ्योरीज पर सिंपल सा सवाल पूछकर इनमें मौजूद गैप्स को पहचाना और फिर इन गैप्स को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से भरने की कोशिश की। और अगर आप भी साइंस या फिजिक्स को परस्यू कर रहे हो तो आप भी इस अप्रोच के जरिए न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट की लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी की तरह आइंस्टाइन की थ्योरी में भी कई लूप होल्स हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी का भी एक एरिया ऑफ एप्लीकेशन है और इसके बाहर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते ठीक से। जैसे फॉर एग्जांपल बिग बैंग से पहले क्या हुआ, बिग बैंग हुआ ही आखिर क्यों था और ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस को आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं प्रेडिक्ट कर पा रही। अब ऐसे में अगर आप में से कोई इस गैप को फिल कर सकता है तो आप इसी लेगेसी का एक अहम हिस्सा बन जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।